बहुत से बच्चों का मैसेज देखने के बाद जो बच्चे जो जितना प्यार दे रहे हैं उतना प्यार के लायक मैं हूँ नहीं भाई, क्योंकि इतना मैं बड़ा आदमी नहीं हुआ कि जितना आप मुझे ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जो जुड़ रहा है उन सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। तो नई सीरीज जो हमने जो स्टार्ट कर रखी थी हम उसी के ऊपर जो चल रहेंगे। जो हमने एक टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है कि इम्पोर्टेंट जो भी सेकंड ग्रेड के लिए जो भी क्वेश्चन बनेंगे इकोनॉमिक्स के, मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो उससे पहले अगर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिएगा, जो भी नया बच्चा इस वीडियो को जो देख रहा है, पहली बार इस चैनल के ऊपर आ रहा है, तो वो बच्चा आप देख लीजिएगा कि ये जो हमारा जो चैनल जो है इसका मेन जो मकसद जो रहेगा वो आरपीएससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगी या आरपीएससी जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाएगी उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब विषयों की यहाँ पर क्या की करवाई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। और जितना संभव हो सकेगा वो मैं आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो हमारा जो ये लोगो है इस लोगो को ध्यान रखिएगा भाई, हमारा जो लोगो है वो लोगो ये है हमारा कि आरपीसी व्यूज के नाम से है ये। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड यानी कि जो भी हैं। और साथ में बता देता हूँ कि जो आरपीएससी द्वारा जो जो है प्रीलिम्स जो करवाया जा रहा है, प्रीलिम्स उसका जो आरएस जिसको हम बोलते हैं, आप और हम जो आरएस बोलते हैं, आरएस का जो प्रीलिम्स 2 पेपर होते हैं, तो पहला जो पेपर है वो भी यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, जितना हो सके उतना मैं संभव कोशिश करूँगा। मेरी जो सोच ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें हैं किस प्रकार के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड यानी कि कम मटेरियल में ज़्यादा जो है आपको नंबर दिलाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा जो कवर पेज है चैनल का, तो इस कवर पेज के अकॉर्डिंग ही चलिए क्योंकि हो सकता है कि भाई चेंज वगैरह कोई ऐसा बना जाए और फिर उस चैनल के ऊपर चले जाए कि सर ने नया बना लिया, नहीं, यहाँ यही हमारा चैनल रहेगा। तो जो भी नया बच्चा आ रहा है, जो भी इस चैनल से जो जुड़ रहा है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिलती रहे। तो आज जो हम जो सेशन ला रहे हैं भाई, ये सेशन है मुद्रास्फीति के ऊपर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। तो हमारा जो मेन जो क्वेश्चन का जो ये सीरीज रहेगी, ये वीडियो जो रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी, इसी हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे मेरे को लग रहे थे ना भाई, वो ही मैं लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे थे, ठीक है। तो हम इनके ऊपर करेंगे। अगर हम आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी ज़्यादा लेनी है, बाकी मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंच कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिएगा, हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो जो भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या किसी कोई भी ऐसा बच्चा हो कि भाई जो सब्जेक्ट कमज़ोर हो, तो जो सब्जेक्ट बच्चों का कमज़ोर होगा, जैसे कि मेरे को लगा था, मैंने ऑब्जर्वेशन किया था कि जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत सरल नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो इसलिए मैंने इसको लेकर चल दिया था कि भाई यही जो सब्जेक्ट है हार्ड है, बच्चों को लग रहा है, एक शंका है, डाउट है, इसी को हम दूर करते हैं। तो इसलिए मैंने यही सब्जेक्ट सबसे पहले इस चैनल के ऊपर फ्री दिया गया है, और इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। और मेरे पास थोड़ा सा इस सेकंड ग्रेड के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही टाइम मिला मेरे को देने का, अन्यथा अगर मैं थोड़ा पहले अगर मेरे को टाइम मिल जाता तो मैं और सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड करवा देता। मैं इसके लिए मैं खुद रिग्रेट हूँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उनको मैं पहले से ही आपके जो सब्जेक्ट है वो पहले से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये कंटिन्यू ही चलता रहेगा, आप बस बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना भाई। जब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप पूरा टॉपिक नहीं देखोगे, 1-2 मिनट में आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है अपना पहला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार के बिंदु, पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में जो कीमत है, जो प्राइस है
में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा है। ठीक है, यानी कि एक अर्थशास्त्री है हमारे पास, जैसे कि माल्थस है, किन्स है, अमर्त्य सेन है या पिगू है। तो इनमें से एक ने कहा है कि भाई पूर्ण रोजगार का जो बिंदु है उसके बाद जो है कीमत में वृद्धि के जो होती है और फिर वो मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी कि महंगाई कहलाती है पूर्ण रोजगार बिंदु के साथ। यानी कि जो लेवल जो होता है, जो एक महंगाई का जो लेवल होता है और उसके बाद प्राइस और ज़्यादा वृद्धि होने शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा कथन कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया है, तो बताइएगा। तो आप कमेंट भी करते रहिएगा साथ साथ, और कमेंट के बाद हमें ये भी एनालिसिस करवाएगा कि ये जो सेशन रहा है वो कैसा रहा है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आए। तो हमारे पास जो ये चार है, माल्थस ने कहा है, किन्स ने कहा है, अमर्त्य सेन ने कहा है या पिगू ने कहा है, किस अर्थशास्त्री ने ये परिभाषा दी है। एक बात ध्यान रखना, ये परिभाषा है और परिभाषा को याद करना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ऐसे। और परिभाषा किसी भी फर्स्ट में भी आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है, सेकंड ग्रेड में भी, थर्ड ग्रेड में भी। जो आरपीएससी जो भी कंडक्ट करवा रही है उन सभी के लिए है भाई, ये ध्यान रखना। तो इसका जो हाँ आंसर जो है वो ध्यान रखना, वो किन्स महोदय है, और किन्स महोदय ने ही कहा था कि पूर्ण जो रोजगार है के जो है उसका एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है, और उस पॉइंट के बाद क्या होती है कि कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। कीमत में क्या हो जाती है, कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, और फिर वही जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में होता है, जब मुद्रास्फीति होती है भाई, जब इसे आप समझिएगा कि इन्फ्लेशन होता है, कई बच्चे इंग्लिश में समझ जाएंगे और कई बच्चे मुद्रास्फीति को हिंदी में, और जो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक वर्ड दे देता हूं, महंगाई। महंगाई को तो समझ पा रहे होंगे सभी, ऐसा नहीं होगा कि कोई है ऐसा कोई बंदा जो इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहा हो, और फिर भी नहीं समझ पाए हो तो भाई वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आप मुद्रास्फीति की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति की स्थिति कब होती है, यानी कि महंगाई कब बढ़ती है भाई, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से, या मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक गिरावट से, या उत्पादन में वृद्धि से, या उपरोक्त सभी होने से मुद्रा की या महंगाई बढ़ती है, बढ़ती है, मुद्रास्फीति होती है या महंगाई बढ़ती है। तो इनमें से चार ऑप्शन है, तो बताइएगा कौन सा होता है। ठीक है, तो हमने जो वीडियो, जिन बच्चों ने अगर क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा कि मुद्रास्फीति जो बढ़ती है घटती है वो किस कारण होती है, तो उसका प्रभाव क्या होता है ना। यहाँ पे क्या रहा है कि मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तब वहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, मार्केट में प्रभाव क्या होता है। ठीक है, और या फिर हम कहें कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो ध्यान रखना, एक तो होता है कि वस्तुओं जो सेवाओं के जो मूल्य है उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है भाई। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास 10 रुपए का है, वो फिर 1 महीने बाद में 11 रुपए का हो गया, फिर 5 दिन बाद में ही वो हो गया 12 रुपए का, ऐसे धीरे धीरे करके उसमें क्या हो रही है, वृद्धि ज़्यादा हो रही है। तो अत्यधिक वृद्धि हो जाती है उसमें, तो हम क्या कहेंगे, उसको महंगाई कहेंगे या मुद्रास्फीति कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो इसका ध्यान रखना, हमारा ऑप्शन है ये राइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास सही है। तो हो सकता है कि भाई ये भी हो सकता है, तो मुद्रा का जो मूल्य में अत्यधिक गिरावट आ जाती है, जो वैल्यू जो होती है भाई, क्या वैल्यू, मुद्रा की जो वैल्यू होती है उसमें कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कैसे, अब 10 रुपए में कोई वस्तु 3 वस्तु मिलती थी, कितनी, 3 मिलती थी, तब उसकी वैल्यू क्या थी, 3 वस्तु के बराबर 10 रुपए की वैल्यू थी। अब वही वस्तु, ध्यान रखना, 10 रुपए में केवल एक वस्तु मिल रही है, वस्तु क्या हो रही है, एक ही वस्तु मिल रही है, यानी कि 10 रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब हमें 3 खरीदनी होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 10 और 1 10, यानी कि 3 10 और लाने पड़ेंगे, तब जाके उस वस्तु के मूल्य के बराबर इन 10 रुपए का मूल्य होगा, यानी कि 30 रुपए का मूल्य अब पहले वाली 3 वस्तु के मूल्य के बराबर था, बराबर है। और पहले क्या था, केवल 1 10 का ही मूल्य कितना था, 3 वस्तु के बराबर था। तो इसलिए मुद्रा का जो वैल्यू जो है वो क्या
क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, तो ये भी सही है। उत्पादन में वृद्धि होती है भाई, ध्यान रखना, क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, अब वृद्धि कैसे होती है, तो ध्यान रखना इस चीज का। वृद्धि इस कारण से होती है भाई कि जैसे कि मुद्रास्फीति होती है ना, मुद्रास्फीति जो होती है, तो ध्यान रखना लोगों के पास क्या हो जाता है, पैसा हो जाता है। क्या होता है, लोगों के पास क्या होता है, पैसा हो जाता है। ठीक है, पैसा होने के कारण क्या होगा, ध्यान रखना, क्या करेंगे, मांग करेंगे, वो वस्तुओं की क्या करेंगे, मांग करेंगे, और मांग सभी करने लग जाएंगे तो वस्तुएं कम पड़ जाएंगी, कम पड़ जाएंगी तो क्या होगा, ध्यान रखना, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। अब वस्तुएं कम है तो उसका क्या करना पड़ेगा भाई, उत्पादन ही तो करना पड़ेगा ना, ताकि क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। ठीक है ना, तो इसलिए मुद्रास्फीति होती है तो उसमें उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। जहां पर 10 वस्तुएं बन रही थी तो मुद्रास्फीति होने के कारण वहां पर 20 वस्तुएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका मतलब ये तीनों सही है, तो हमारा चौथा आंसर क्या आ जाएगा भाई, सभी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम समझाएंगे आपको। वस्तुओं की उत्पादन लागत में, है ना, वस्तुओं की उत्पादन लागत का मतलब क्या है, जो साधन लागत होती है, जब बनाने में जो है, बनाने जो कोई वस्तु बनाई जा रही है तब उसका वैल्यू में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली जो वृद्धि है वो क्या कहलाती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, वो उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है, साधन लागत। क्या है, साधन लागत। और साधन लागत का मतलब क्या क्या होता है भाई, साधन लागत को ही उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई वस्तु 10 रुपए में बनकर तैयार हो गई थी, मतलब रेडी हो गई है वो बनकर तैयार। ठीक है, लेकिन अब उसमें उत्पादन लागत है, साधन लागत वो बढ़ गई है, अब वो 15 रुपए में क्या हो रही है भाई, 15 रुपए में बन के तैयार हुई है। पहले 10 रुपए में बन जाती थी, अब वो 15 में। तो क्या वो 10 रुपए में बेचेगा, नहीं बेचेगा, वो क्या करेगा, 15 में बेचेगा। अब 15 में तो नहीं बेचेगा क्योंकि उसको तो बनकर तैयार हुई है, फिर वो मार्केट में जाएगी, मार्केट में वो कितने की मिलेगी, 20 रुपए की। और यहाँ पर जब 10 रुपए की बन रही थी तो वो मार्केट में कितने की मिल रही थी, 15 रुपए की। यानी कि उत्पादन लागत जैसे ही बढ़ा तो ध्यान रखना उसका प्राइस भी क्या हो गया, मार्केट प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यहाँ पे जो वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि, लागत में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 15 से 20 हो रहा है के कारण वस्तुओं में के मूल्यों में होने वाली जो वृद्धि है, ये वृद्धि है, ये क्या कहलाती है, मांग प्रेरित मुद्रा, या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, या उत्पादन प्रेरित मुद्रा, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइएगा, इसका कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वृद्धि हो रही है लागत में, उत्पादन जो लागत में वृद्धि होने के कारण जो वस्तुओं का जो मूल्य बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है भाई, इनमें से बताइएगा क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा। अब कई बच्चे देखेगा क्या है कि ये यहाँ पे देखेगा कि अरे साधन लागत में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, लागत, ध्यान रखना, उत्पादन है, उत्पादन प्रेरित हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, लागत में वृद्धि होने के कारण जो मांग, जो प्राइस बढ़ेगी, है ना, यानी कि बनाने में खर्चा जो आ रहा है वो बढ़ रहा है, और फिर उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ध्यान रखना, तो वो किसके कारण बढ़ रही है, वो लागत के कारण, क्योंकि पैसा लागत के कारण, तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी वो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, लागत प्रेरित। और जो मांग, जैसे किसी चीज की मांग हो गई है, मांग हो गई है, यानी कि मार्केट में पहले 5 व्यक्ति खरीदने वाले थे, अब उसको 15 व्यक्ति खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई, उस वस्तु की मांग हो गई है, और मांग के कारण क्या होगा, ध्यान रखना, वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो वो क्या होगी, ध्यान रखना, मांग प्रेरित होगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मांग प्रेरित होएगी वो। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए, तो हमारा इसका आंसर क्या चला जाएगा भाई, इसका आंसर चला जाएगा हमारा लागत प्रेरित। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है ना, मांग, अभी देखो पीछे क्वेश्चन क्या था, हमें वही आ गया, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है,
ठीक है, जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हो, उत्पादन लागत में वृद्धि तेजी से वृद्धि हो, या मांग का उत्पादन एवं पूर्ति की तुलना में कम हो जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है वो किस कारण होती है ना? मांग के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। मांग बढ़ गई है, 5 व्यक्ति खरीदने वाले थे, अब वहां पर 15 व्यक्ति आ गए हैं खरीदने के लिए वस्तु को, तो अब क्या हो गई है? मांग बढ़ गई है, और मांग की बढ़ेगी तो ध्यान रखना मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि उस वस्तु को दुकानदार क्या करेगा? बोले अरे ज़्यादा मांगने वाले आ गए, तो वो रेट बढ़ा दे। तो वो एक कहेगा मैं 10 रुपये में लूँगा, दूसरा कहेगा नहीं मेरे को जरूरत है मैं 11 में लूँगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसके कारण जो कीमत बढ़ रही है, मुद्रास्फीति हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? तो बताइएगा फटाक दिनेश। ठीक है, तो देखिएगा, मांग प्रेरित के कारण क्या होगा? क्या होता है ऐसी स्थिति में? मांग तो क्या होती है भाई, ध्यान रखना, ज्यादा होती है, और पूर्ति जो होती है, ध्यान रखना, पूर्ति होती है वो कम होती है। ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ध्यान रखना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे कौन सी बन रही है? ये समीकरण कहाँ पे लग रहा है? वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा, यानी कि पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हो रही है। मांग में तीव्र वृद्धि हो रही है, पूर्ति की अपेक्षा, यानी कि पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये समीकरण हमारे पास क्या हो रहा है? ये पहले में ही मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। जब मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हो, यानी कि तेजी से मूल्य प्राइस बढ़ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? अस्त व्यस्त होने लगी हो, एवं जनता का मुद्रा पर से विश्वास उठने लगे कि भाई यार ये पैसे का तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है, विश्वास डगमगाने लगा हो, तब उसको क्या, कौन सी मुद्रास्फीति कहेंगे? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, या रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या चलती हुई मुद्रास्फीति, या व्यापक मुद्रास्फीति? तो बताइएगा कौन सी मुद्रास्फीति कहा जाएगा इसको? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ। अब इसमें तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं भाई। जल्दी बताओ भाई। नहीं पता भाई? चलिएगा देखो, जब मुद्रास्फीति की जो दर है, मुद्रास्फीति की जो दर है, ध्यान रखना, दर 3% या कम हो, या कम, ठीक है, अगर इतनी हो तो उसको बोलते हैं रेंगती हुई, यानी कि रेंगती हुई, ठीक है। और एक सामान्य रूप से चल रही है, सामान्य रूप से 3 से लेकर 5% या 6% के बीच अगर चल रही है तो उसको कहते हैं चलती हुई, वॉकिंग, क्या हो रही है? वॉकिंग मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब 5 या 6 से ज़्यादा हो जाती है तो ध्यान रखना वो क्या होती है? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और ध्यान रखना, जो 10% से भी ऊपर चली जाए, 10% से भी ऊपर वृद्धि दर हो जाए, यानी कि एक वस्तु के 10 रुपये आपके वो हैं और उसमें 10% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, 10% की महंगाई बढ़ जाए, तो यानी कि 11 की होगी, 1 रुपया बढ़ गया है, तो 10% की है तो वो क्या होगी? व्यापक मुद्रा आएगी, मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे वृद्धि तेजी से हो रही है, तो ध्यान रखना ये हमारा आंसर क्या होगा? दौड़ती हुई मुद्रा रहेगी, ठीक है। वॉकिंग पे में नहीं होगी, ध्यान रखना, ये 5 से लेकर 10% के बीच में रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यानी कि 5 से ऊपर ही रहेगी, इसलिए इसको क्या बोल दिया? दौड़ती हुई मुद्रा बोल दिया। रेंगती हुई मुद्रा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, जो मंद होती है, यानी कि वृद्धि दर केवल 3% हो, यानी कि 10 रुपए का 3% निकालते हो, तब ध्यान रखना 3%।
और 3% का मतलब है कि यानी कि 30 पैसे ही बढ़े या उससे भी कम हो परसेंट, 2% भी हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंगती हुई मुद्रा स्फीति बोलेंगे, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि जो हो रही है, वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है। आज मुद्रास्फीति का जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि मुद्रास्फीति से अगर आपके पास क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मुद्रास्फीति का कारण क्या है भाई, कारण क्या है, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है? सार्वजनिक या सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण, या हीनार्थ प्रबंधन के कारण, या उत्पादन स्तर में गिरावट के कारण? बताइएगा, उत्पादन स्तर में गिरावट के कारण या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए, किस कारण से महंगाई बढ़ती है, तो वो बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर दो भाई। तो देखो, मेरे को पता है आप कर चुके होंगे। सार्वजनिक व्यय जो होता है ना, कि सरकारी जो व्यय होता है, जिन्हें कि जितनी ज़्यादा योजनाएं चलेंगी, योजनाएं चलाएगा, सरकारी व्यय कहाँ पे होगा? योजनाएं चलाना हो गया, या कोई जैसे शौचालय हो गया, या जन धन योजना हो गया, है ना, या अन्य कार्य कर दिए, हॉस्पिटल बना दिए हैं, है ना, या एयरपोर्ट बना दिए हैं, सड़क बना दिए हैं, मतलब सरकार अब खर्च कर रही है। तो सरकार खर्च कर रही है, तो मान लीजिए योजनाओं के कारण कर रही है, तो ध्यान रखना, योजनाओं के कारण क्या कर रही है, योजनाओं के कारण लोगों के पास पैसा जाएगा, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। एक तो ये कारण हो सकता है सरकारी व्यय में। दूसरा कारण क्या हो सकता है भाई, सरकारी व्यय किस कारण हो रहा हो, तो वो मान लीजिए कोई भी रोड बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा दिए, अब वो पैसे तो लगा दिए लेकिन उस सरकार के पास खत्म हो गए, अब सरकार क्या करेगी? सरकार भी तो कहीं ना कहीं से वो पैसे निकालेगी ना, तो इसलिए वो क्या करेगी, ध्यान रखना, वस्तुओं के जो है टैक्स बढ़ा देगी। पैसे लेने के लिए वो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ा देगी। ठीक है, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा तो सरकार के पास क्या जाएगा, ज़्यादा टैक्स जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कारण होता है, बिल्कुल सही है। हीनार्थ प्रबंधन के लिए, यानी कि घाटे की, जो घाटा हो रहा है, घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए जो कार्य कर रही होती है, घाटे की व्यवस्था के लिए क्या करेगी भाई, हीनार्थ प्रबंधन में। ठीक है, जैसे कि भाई नए नोट चला दिए, अब भाई नए नोट की छपाई कर दी, अब नए नोट की छपाई कर दी तो सरकार के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो क्या करेगी, फिर से वो ऋण में दे देगी, तो फिर वही जनता के पास पैसा जाएगा, वही सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, या फिर विदेशी ऋण ले लिया है, ठीक है, विदेशी ऋण ले लिया तो उसको उतारना भी पड़ेगा, या आंतरिक ऋण उठा लिया है, तो ये हीनार्थ प्रबंधन घाटे की वित्त व्यवस्था करने के लिए जो पैसा लेती है, तो फिर उससे महंगाई बढ़ती है। ध्यान रखना सरकार। उत्पादन स्तर में गिरावट आ जाए, मान लीजिए 10 वस्तुएं बन रही है, वो कितनी बन रही है, 5 बन रही है, लेकिन डिमांड तो 10 की है ना, डिमांड कितनी है भाई, 10 वस्तुओं की है, 10 वस्तुओं की है, लेकिन बन रही है कितनी है, 5। तो अब खरीदने वाले 10 हैं, पहले भी 10 थे तो एक एक को मिल रही थी, सेम बराबर रेट पे, ना ज़्यादा महंगाई थी ना महंगी वस्तु थी, लेकिन 5 वस्तुएं हैं तो खरीदने वाले 10 हैं, तो सीधी सी बात है भाई, वस्तु कम होगी, खरीदने वाले ज़्यादा होंगी, तो वो महंगी मिलेगी, और महंगी मिलेगी इसका मतलब वो क्या है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, तो ये उत्पादन में क्या हो जाए, कमी आ जाए, है ना, तो भी क्या होगी, मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, 4th हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है भाई, ये बार बार यही आएगा, ध्यान रखना, और ये मैं सभी का करवा रखे हैं कि जब भी मुद्रास्फीति होती है तो उसमें क्या क्या होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है आम आदमी के ऊपर, या जो ऋणदाता होता है, ऋण लेने वाला होता है, या व्यापारी होता है, या दुकानदार होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो ऋणदाता को आर्थिक फायदा होता है, ऋणदाता, ऋणदाता का मतलब ऋण देने वाला, देने वाला। ठीक है, ऋणदाता को आर्थिक हानि होती है ना, देने वाले को हानि होती है या लाभ होता है, ऋणी को आर्थिक हानि होती है, जो ऋण लेने वाला जो होता है उसको हानि होती है क्या? तो बताइएगा क्या होएगा ऐसी स्थिति में, बताइएगा। देखिएगा,
ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप ऋणदाता को ले लीजिएगा, ये क्या है, ए है, क्या है, पैसे दे रहा है, किसी व्यक्ति को पैसे दिए, है ना, किसी व्यक्ति को क्या दिए, पैसे दिए, 10 रुपये दे दिए, कितने दे दिए, 10 रुपये दे दिए उधार में, मतलब दे दिए। अब जो ऋणी है बी है, वो क्या गए, पैसे, इससे पैसे रुपए ले लेगा, 10 रुपये ले लेगा। अब 10 रुपये ले लेगा, उससे वो क्या खरीद लेगा, उस समय वो क्या कर लेगा, 5 वस्तुएं खरीद लेगा, 5 वस्तुएं क्या कर लेगा, खरीद लेगा। लेकिन क्या हो गया, फिर वो कर्ज नहीं चुकाया है अभी, और वो क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई है। अब इन वस्तुओं का जो मूल्य है भाई, इन वस्तुओं का मूल्य है वो क्या हो गया है, अब ये 5 वस्तुएं 10 रुपये में आ रही थी, अब ये 5 वस्तुएं हैं, ये 30 रुपये में आने लग गई, 30 रुपये में क्या हो गई, आने लग गई। अब मान लीजिए वो वस्तु की ज़रूरत, ध्यान रखना, अब उस वस्तु की ज़रूरत किसको पड़ गई है, ऋणी को। अब ऋणी क्या करेगा भाई, वो वस्तु खरीदेगा, वस्तु खरीदेगा तो वो कितने में मिलेगी, वे वस्तुएं 30 रुपए में मिलेंगी 5 वस्तुएं। अगर ऋण देने से पहले, अगर महंगाई बढ़ने से पहले वो खरीदता तो वो 10 रुपये में मिल जाती। तो यानी कि अब इस जो ऋणदाता है, इसको तो क्या हो गया, नुकसान ही हो गया ना। अब भाई नुकसान हो गया ना, पहले 10 रुपये में मिल जाते, महंगाई बढ़ने से पहले रुपए थे उसके पास, तो क्या हो गया, वो 10 रुपये में खरीद लेता था, लेकिन अब महंगाई बढ़ने के कारण 30 रुपये लग रहे हैं। और लेकिन इसमें ऋणी को क्या हो गया है, अब ऋणी को क्या हो गया है, ध्यान रखना, वो वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा, एक वस्तु को बेच देगा और 10 रुपये क्या कर देगा, इसको दे देगा, ऋणी को वापस दे ले, भाई तेरा कर्जा चूक ले, ठीक है। वो अब वस्तु के बदले अगर वस्तु दे देता तो महंगी पड़ती ना। अब भाई ये वस्तु दिया भाई मेरे को, तो पहले वस्तु 10 रुपये में खरीद के दे दी, अब वो वस्तु कितने में आ रही है, तो ध्यान रखना, अब वो वस्तु उसको महंगी पड़ती तो नहीं। लेकिन उन्होंने पैसे दिए हैं, पैसे ऋण दिया है, ऋण दिया है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में जो ऋण देने वाला जो होगा, देने वाला होगा, उसको हानि होगी, हानि होगी, ध्यान रखना। और ऋणी जो होता है, ऋणी होता है, उसको लाभ होएगा। अब ये देख लीजिएगा, तो फायदा तो ऋणदाता है, ऋणदाता को तो फायदा होएगा नहीं, ऋणदाता को हानि होएगी, क्या होगी, हानि, ये आप ऑप्शन हो जाएगा। और ऋणी को क्या होगा, लाभ होगा। तो ऋणी को यहाँ पे हानि दिखा रखी है, लाभ नहीं दिखा रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, जो ऋणदाता होता है उसको हानि होती है, और ऋणी होता है उसको, ध्यान रखना, क्या होता है, लाभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का लोगों की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, आय, इनकम जो है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ने के कारण जो इनकम है लोगों की, इनकम, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह लोगों की वास्तविक आय कम कर देती है, या यह लोगों की मौद्रिक आय कम कर देती है, या यह लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि कर देती है, या इसका आय पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बताइएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बताइएगा। बताइएगा क्या होगा। तो यह लोगों की वास्तविक आय क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है ना। वास्तविक आय क्या है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखना। यह लोगों की वास्तविक आय कम कर देती है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये मिल रहे थे, 10,000 रुपये, उसको ध्यान रखना, आय क्या थी, 10,000 रुपये में घर खर्च चल रहा था आराम से, घर खर्च क्या चल रहा था, चल रहा था, आराम से चल रहा था। महंगाई बढ़ गई, अब वह वस्तुएं 10,000 की बजाय कितने में आ रही हैं, 15 रुपये, 15,000 में आ रही हैं। तो यहाँ पे उनकी इस महंगाई की वजह से अगर देखें, महंगाई की अपेक्षा जो आय है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है ना, वास्तविक आय कम हो गई है ना। होनी कितनी चाहिए, महंगाई बढ़ी है तो उसकी आय कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, 15,000 होनी चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि भाई मैं वो क्या हो रही है, बैलेंस बन रहा है। लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या हो गया भाई, ध्यान रखना, क्या हो गया है, उसकी वास्तविक आय में कमी हो गई है। मिल पहले वही है, 10,000 रुपये ही है, लेकिन वो वस्तुएं नहीं मिलेंगी अब 10,000 में, वो 15 में मिलेंगी। तो अगर उसकी 15,000 वास्तविक इनकम 15,000 होती तो क्या हो जाता, वो वस्तुएं मिल जाती। लेकिन वास्तविक आय से कम हो गई है, अब उसकी 10,000 रुपये ही रह गई है, और 15,000 होनी थी, तो यानी कि वहाँ पे कमी हो गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है, निर्यात कम हो जाता है, आयातों में वृद्धि होती है, या भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या विपरीत का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइएगा मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव में क्या होगा, ध्यान रखना, महंगाई बढ़ेगी, क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि मुद्रा जो है भाई, मुद्रा का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो क्या हो जाएगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो आप बताइएगा क्या होगा, निर्यात कम हो जाता है क्या, या आयातों में वृद्धि हो जाती है, या भुगतान संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जल्दी बताओ भाई क्या प्रभाव होगा। तो देखिएगा इसमें आपका जो आंसर है, देखिएगा यहाँ पर मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पर मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। और कम होने के कारण जो 10 रुपए की जो वैल्यू है वो अब क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में जो निर्यात है वो भाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, निर्यात के यानी कि वस्तुएं जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, कम, क्योंकि यहीं पर क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ने के कारण, इसका मतलब है कि जो वस्तुओं की जो मांग है उसमें क्या हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और वृद्धि होने के कारण ही महंगाई बढ़ी है। तो अब जब जो वस्तुएं यहाँ पर बनी हैं, भारत में ही बनी हैं, अब वो यहीं पर खरीदी जा रही हैं, तो दूसरे देशों में क्यों भेजेंगे, तो निर्यात को रोक देंगे, अपने ही देश में इसको बेच लेंगे। दूसरा, मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब वस्तुओं में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, वो दूसरे देशों से क्या करेंगे, वस्तुओं को मंगाकर पूर्ति करेंगे, ठीक है। तो वस्तुओं को दूसरों देशों से मंगाकर क्या करेंगे, वो पूर्ति करेंगे जितनी मांग बढ़ रही है, तो इसका मतलब आयात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब ऐसी स्थिति में जब निर्यात कम हो जाता है और भुगतान जो आयात बढ़ जाता है और निर्यात कम हो जाता है, तो भुगतान संतुलन है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आयात और निर्यात में जब भी ध्यान रखना कमी वृद्धि होगी तो भुगतान संतुलन पे क्या पड़ेगा, हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब हमारे पास सोचने की बात है कि भाई मुद्रास्फीति को रोका कैसे जा सकता है, कैसे रोके बताओ भाई, है कोई उपाय। एक तो उपाय हो सकता है कि आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर, खुले बाजार में क्या होगा, प्रतिभूतियां बेचकर, ठीक है, या फिर बैंक दर में वृद्धि करके, जो बैंक रेट है, बैंक रेट जो है उसमें क्या कर दो भाई, वृद्धि करके, या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीद कर, तो या फिर उपयुक्त दोनों में से बताइएगा कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए देर, जब भी महंगाई बढ़ती है या मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तब आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण कैसे करता है, जैसे बैंक रेट हो गई है, बैंक रेट, और बैंक रेट का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान रखना, बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई उधार देता है, उधार देता है किसे, जो व्यापारिक जो बैंक है या वाणिज्यिक बैंक है, व्यापारिक बैंकों को, ठीक है ना, क्या देता है, उधार देता है। मान लीजिए इनको उधार दिए 10,000 रुपये, वो रेट दे दिए 2% रुपये, 2% के हिसाब से दे देना मेरे को ब्याज, ठीक है। अब आरबीआई ने यहाँ मुद्रा महंगाई बढ़ गई तो आरबीआई क्या करेगी, जो 2% की के हिसाब से पैसे दे रही थी, अब उसको उन्होंने कर दिया 5 रुपये, सॉरी 5% कर दिया, 5 रुपये का नाम आ रहा है, 5% कर दिया। अब 5% कर दिया तो एक बात है, बैंकों को पहले 2 रुपये 2% के ऊपर पैसे मिल रहे थे, अब उसको मिल रहे हैं 5,
% पे, तो क्या उससे ब्याज में पैसे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, ध्यान रखना। वो क्या करेंगे, यहाँ से ऋण लेना बंद कर देंगे, और बंद कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या कर देंगे, लोगों को ऋण देना बंद कर देंगे, है ना। आम जनता को ऋण देते हैं ना, कर्जा देते हैं, वो भी बंद कर देंगे। और ऋण देना बंद करेंगे तो ध्यान रखना, जो मुद्रा का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, प्रवाह रुक जाएगा। और प्रवाह रुक जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि जनता के हाथों में पैसा नहीं जाएगा, और जनता के हाथों में पैसा नहीं जाएगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है, पहली बात। दूसरा क्या है, आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर। प्रतिभूतियां क्या होती हैं भाई, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, तो जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, बॉन्ड हो गया, है ना, या सिक्योरिटी के रूप में जो भी होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी सार्वजनिक जो परिसंपत्तियां होती हैं उनको, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, उनको क्या कर दिया जाएगा, ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। ओपन मार्केट का मतलब है कि या तो बैंक, व्यापारिक जो बैंक हैं वो खरीदो, या फिर कौन खरीदो, आम आदमी खरीदो, है ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति जाकर खरीद लेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, वो प्रतिभूतियों को कह देगा कि भाई मैं, ये मेरी चीज़ें हैं, प्रतिभूति सिक्योरिटी हैं, इस सिक्योरिटी को मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अब लाभ कमाने के लिए क्या, आम जनता का जो है वो क्या करेगी, और जो बैंक है वो क्या करेंगे, इन प्रतिभूतियों को खरीद लेगा, ठीक है ना। अब खरीद लेगा, यानी कि बैंकों के पास जो पैसा था और जनता के पास पैसा था, वो तो प्रतिभूतियां खरीदने के कारण किसके पास चला गया, आरबीआई के पास चला गया। अब उनके पास क्या बच गया, प्रतिभूतियां बच गई, सिर्फ खाली कागज रह गया है, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ से पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा तो मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीद के, अगर आरबीआई खरीदेगा, प्रतिभूतियां खरीदेगा, तो आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, या तो बैंक से खरीदेगा या जनता से खरीदेगा। तो जनता के पास या बैंक के पास पैसे जाने का मतलब है महंगाई बढ़ना है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनता के पास पैसा नहीं पूछना चाहिए और बैंक के पास पैसा नहीं पूछना है। जो हमारे पीएनबी, एसबीआई वगैरह जो बैंक है ना, व्यापारिक बैंक, इनके पास पैसा नहीं पूछना चाहिए, इन लिमिट के हिसाब से ही पहुंचना चाहिए। ज़्यादा पहुंच गया तो महंगाई बढ़ गई, कम पहुंच गया तो महंगाई घट जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो बैंक ऐसी स्थिति में क्या करता है, प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट में बेच देता है, उसका विक्रय कर देता है, और बैंक दर है उसमें क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। बैंक दर के साथ क्या करता है, ध्यान रखना, जो आर है उसमें भी, रिवर्स जो रेपो रेट है उसमें भी क्या कर देता है, वो वृद्धि कर देता है। रेपो रेट है उसमें भी वृद्धि कर देता है। महंगाई बढ़ती है जब, और महंगाई ज़्यादा ही कम हो रही है, वस्तुएं बहुत सस्ती मिलने लग रही हैं, बहुत सस्ती क्या हो रही है, मिलने लग रही हैं। तो वस्तुएं सस्ती मिल रही हैं तो लोग क्या करेंगे, थोड़े दिन खरीदेंगे, फिर क्या होगा, नहीं खरीदेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम होगा तो जीडीपी कम होगी, है ना, जीडीपी में वृद्धि दर कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करती है, इन रेटों को बढ़ाना फिर से शुरू कर देती है, कम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इनके कारण मौद्रिक नीति अपनाती है यहाँ पे। तो यहीं में आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भाई जो भी नया बच्चा आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपका जो सेशन है वो कैसा रहा है। चलिए क्वेश्चन हमारा है कि भाई केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहते हैं, मौद्रिक नीति में, मौद्रिक नीति यानी कि मोनेटाइज्ड जो नीति है, मोनेटाइज्ड जो नीति है, ध्यान रखना, नीति में चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा, चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा क्या करता है भाई, किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार भावों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, ठीक है, या फिर सभी वस्तुओं के बाजार भावों को नियंत्रित करता है, या फिर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसके कारण क्या कार्य करता है, चयनात्मक साख नियंत्रण के कारण, ठीक है, साख नियंत्रण के कारण, ठीक है। साख नियंत्रण का मतलब जो बैंक, जो जहाँ हम बैंक के पास जब पैसा जमा करा के आते हैं, जैसे मैंने करवा दिया भाई, चलो मैंने 100 रुपये जमा करवा दिए, अब बैंक क्या करेगा, उन 20 उसमें से 20 रुपये रख लेगा और 80 रुपये क्या कर देगा, वो ऋण में दे देगा,
दूसरे व्यक्ति को क्या दे देगा, कर्ज, ऋण ले जा भाई, मेरे को ब्याज दे दिए। तो वो क्या कर रहा है, वो ध्यान रखना, वो उस 80 रुपये दिए थे, 80 रुपये से वो क्या करेगा, 100 रुपये लेगा वापिस, और फिर 100 रुपये लेगा, तो जो मैंने 100 रुपये जमा करवाए थे वो क्या कर देगा, घुमा के दे देगा, ले भाई तूने 100 रुपये मेरे को दिए थे वापस ले ले। तो ये क्या होता है, साख नियंत्रण होता है, यानी कि 20 रुपये मार लिए ना उसने, ये होता है साख सर्जन करना, साख सर्जन करना, है ना। क्रेडिट, क्रिएट क्रेडिट, क्रिएशन क्रेडिट बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, क्रेडिट करना। तो इसके कारण क्या करता है वो, ध्यान रखना, केंद्रीय बैंक विशिष्ट वस्तु के बाजार भावों को क्या करता है भाई, वो नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बहुत गिर जाती हैं भाई, वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बहुत गिर जाती हैं, यानी कि मुद्रा अस्फीति हो जाती है, मुद्रास्फीति नहीं, मुद्रा अस्फीति हो जाती है ना, डिफ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन हो जाता है। तथा उत्पादन एवं रोजगार, रोजगार क्या हो जाते हैं, ठप होने लगते हैं। तो वह स्थिति क्या कहलाती है ना, अस्फीति या स्फीति या प्रत्यस्फीति या उपरोक्त सभी, बताइएगा क्या कहलाती है। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति जब का मत, मुद्रास्फीति जो होती है, तो ध्यान रखना उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, बताइएगा फटाफट। तो देखिए सीधी बात है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, गिर रही हैं। तो इसका उल्टा उल्टा होता है अस्फीति। क्या होता है, अस्फीति, यानी कि मुद्रा अस्फीति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अस्फीति। स्फीति का सामान्य अर्थ मुद्रास्फीति से लिया गया है, किससे, मुद्रास्फीति से। ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रत्यस्फीति का कई वो नहीं है इतना प्रभाव। ठीक है, तो कभी ध्यान ध्यान रखना, स्फीति दे के सभी ऑल ऑफ दीज मत कर देना इसका आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जब बाजार में वस्तुओं, जब बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में, सेवाओं की पूर्ति की तुलना में, यानी कि पूर्ति कम हो रही है, तुलना में मांग अत्यधिक हो जाए, यानी कि मांग अधिक बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो रही है, तो इससे उत्पादन स्थिति क्या कहलाएगी, उत्पादन स्थिति क्या होगा, उत्पादन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मांग ज़्यादा बढ़ रही है, पूर्ति कम हो रही है, तो क्या उत्पन्न स्थिति, कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, मांग प्रेरित या मांग प्रेरित अस्फीति, या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, या मांग प्रेरित मुद्रा का संकुचन। बताइएगा क्या होगा ऐसी स्थिति में। जब बाजार में वस्तुएं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मांग अत्यधिक हो रही है, तो मांग के कारण, ध्यान रखना, मांग के कारण महंगाई बढ़ रही है, मांग के कारण क्या हो रही है, यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति किसके कारण हो रही है, मांग प्रेरित के कारण। तो हमारा आंसर सीधा सा भाई, बहुत ईजी सवाल था ये, बहुत ईजी सवाल था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं पहले बता भी चुका हूँ पहले क्वेश्चन में, तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापा जाता है, मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति को शीर्ष को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में, या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में, या कृषि उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में। तो बताइएगा कि मुद्रास्फीति को मापने का जो है हेड जो है, शीर्ष है, उसको कैसे मापा जाता है वो बताइएगा। फटाफट बताओ भाई। बताइएगा कि मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है।
अब देखो इधर शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है भाई? थोक मूल्य होता है, होल प्राइस होता है, होल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है। एक होता है कंज्यूमर सीपीआई, सीपीआई कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता जो खरीदता है ना वस्तु, मान ले होल सेलर को वो पड़ रही है 10 रुपए में, तो वो वस्तु कंज्यूमर को पड़ेगी, ध्यान रखना, 12 रुपए में, 12 रुपए में, ठीक है। अब मुद्रास्फीति जो है इनमें मूल्य हो गया, बढ़ गया है। अभी होल सेल को जो है वो उसको पड़ रही है वो वस्तु 11 रुपए में, और ये वस्तु पड़ रही है 13 रुपए में, यानी कि यहाँ पे क्या हो गई है, ध्यान रखना, मुद्रास्फीति बढ़ गई है। अब मुद्रास्फीति को जो मापते हैं वो WPI के आधार पे ये मूल्य जोड़कर मापते हैं या फिर ये मूल्य जोड़कर मापते हैं? क्वेश्चन हमारा ये है। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा इसको। शीर्ष हेडलाइन यानी कि शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? तो इस रेट के ऊपर मासिक आधार पर यानी कि हर महीने जो होल प्राइस जो होता है, वस्तु का जो होल प्राइस होता है ना, होल सेलर जो होता है उसको जो जितने में पड़ रही है, और जितनी भी वस्तुएं होल सेलर के पास आ रही हैं उन सभी वस्तुओं का मूल्य जोड़ के फिर देख लिया जाता है कि भाई उनमें हर महीने वर्दी मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है ना। तो ऐसा अगर महंगाई का मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया जाता है होल सेल प्राइस के आधार पर, है ना, आधार पर, और हर महीने के आधार पर, प्रत्येक महीने माप रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शीर्ष हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किस में मापते हैं, हर महीने उसमें। अब ध्यान रखना ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में हो जाएगा। थोक मूल्य को क्या बोलते हैं, होल प्राइस, यानी कि WPI के आधार पर, WPI के आधार पर। लेकिन ध्यान रखना फरवरी 2015 से केंद्र सरकार जो है अब शीर्ष हेडलाइन जो मुद्रास्फीति है उसको ये बोलने लगी है कि भाई ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की ही है, इसके आधार पर ही है, यानी कि CPI के आधार पर मानना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये कब से किया है, 2015 से, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि अभी औपचारिक रूप से ही घोषणा की गई है कि हम जो शीर्ष हेडलाइन है इसको किसके आधार पर करेंगे, CPI के आधार पर करने की मतलब कि नीति अपनाई जा रही है अभी, कि ऐसा होगा। तो फिर ये बाद में बदल जाएगा, ध्यान रखना। 2015 से ऐसी नीति अपनाई जा रही है, और नीति अपनाई जाकर देख रहे हैं कि एक हमें एक्यूरेट महंगाई का पता मुद्रास्फीति का पता चल पाता है या नहीं चल पाता है CPI के आधार पर, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना हमारा आंसर क्या होगा, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मैंने ये समझाया था कि थोक मूल्य CPI क्या होता है, ये सारी चीज़ें वीडियो में, तो देख लीजिएगा वीडियो में जाके। निम्न में से किस दर में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायता मिलती है, यानी कि मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है, कौन सी दर है उसमें वृद्धि करना है, नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो में, या बैंक दर में, या ब्याज दरों में, है ना। बैंक दर बोल दो या ब्याज दर, यानी कि जो पैसे दे रहे हैं ब्याज के ऊपर, सावधिक तरलता अनुपात में, या जो स्टेटुलरी जो है लिक्विडिटी रेशियो उसके में वृद्धि करने पर, या सभी में। तो ध्यान रखना, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा किस में वृद्धि करने के कारण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो बताइएगा फटाफट। बताओ भाई, फटाफट बता दो, कमेंट करो।
तो मैंने ये बात बताई थी कि एक तो बात को तो हमें पता है कि बैंक दर में वृद्धि करने से, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है यार, इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है, बैंक दर में वृद्धि करने से क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये तो दो तो सही है। अब नगद आरक्षण जो अनुपात है, ये सरकार जब भी कोई नया बैंक जो होता है ना, बैंक खुलता है, तो उसके पास केस में होना चाहिए ये जो परसेंटेज रखा है कि सी आर जो है, सी आर है वो 4% होना चाहिए। कितना? 4%। यानी कि कोई बैंक का मूल्य है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए उसके पास है, वो बैंक क्या कर रहा है, खोल रहा है कोई भी व्यक्ति, तो क्या करेगा, बैंक खोल दिया, नाम भी दे दिया, सब कुछ दे कर दिया, तो उसके पास इसका 4% यानी कि 4 करोड़ उसके पास क्या होने चाहिए, केस में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केस में होने चाहिए। आकि भाई कोई ऋण लेने आ गया तो उसको कहाँ से देगा, तो उसको बोलते हैं CRR, जो 4% होती है। सांविधिक तरलता अनुपात जो होती है वो जो RBI के पास रखना होता है, ये किसके पास, RBI के पास रखना होता है 18.5%, यानी कि जो कुल मूल्य है उसका 18.5%। ठीक है, यानी कि 18.5 करोड़ रुपया किसके पास होता है, RBI के पास, चाहे वो गोल्ड के रूप में, प्रतिभूतियों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, 18.5%। ठीक है, तो इनमें वृद्धि करने से क्या होगा, ध्यान रखना, तो क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगी। यानी कि इन सभी में वृद्धि करने से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, सभी में वृद्धि कर दो। CRR हो गया, रेपो रेट हो गया है, रिवर्स रेपो रेट हो गया है ना, बैंक दर हो गया है, ब्याज दरें हैं वो बढ़ा दो, SLR है उसको बढ़ा दो, CRR को बढ़ा दो, तो मुद्रास्फीति क्या आ जाएगी। क्योंकि इनका बढ़ाने के कारण क्या होता है, जो पैसा होता है बैंकों का वो कहाँ पे चला जाता है, RBI के पास। अब बैंक क्या है, बैंक क्या है भाई, बैंक कुछ नहीं है, बैंक खाली हाथ बैठे हैं, कर्जा लेने आएंगे उसको देंगे नहीं, क्योंकि पैसे देने के लिए है नहीं, और देने के लिए नहीं है तो लोगों के पास पैसे नहीं जाएंगे, पैसे नहीं जाएंगे तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली, यानी कि वस्तुओं की मांग कम कर देंगे, मांग कम कर देंगे तो जो वस्तु नहीं बिक रही है तो बेचने के लिए क्या करेगा दुकानदार, रेट तोड़ के बेच देगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं समझाई थी यार उसमें। तो चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सभी हो जाएगा भाई, सभी की रेट बढ़ जाती है। आगे चलिएगा, यदि देश में एक वस्तु जैसे प्याज, कोई भी वस्तु ले ली है उन्होंने, प्याज के भाव अत्यधिक हो रहे हैं, तो प्याज के भाव अत्यधिक हो रहे हैं तो उन्हें नियंत्रित करने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय कारगर होगा। बताओ भाई, आप प्याज बेच रहे हैं, रेट बढ़ रही है, या फिर आप मान लीजिए प्याज खरीदने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, और प्याज महंगी मिल रही है, तो उसको प्याज को सस्ती करने के लिए क्या उपाय करोगे, उसको धमकाओगे बेचने वाले को, है इतना महंगा बेच रहा है तू, शिकायत करेगा, ये बात कहोगे, नहीं ऐसा नहीं कहोगे, तो क्या करोगे, रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख नियंत्रण पद्धति को अपनाओगे, या फिर सरकार द्वारा अधिकतम भंडारण सीमा क्या कर दी जाएगी, निर्धारित करना, या ब्याज के आयात पर शुल्क को कम या शून्य करना, और निर्यात पर शुल्क को बढ़ा देना, या फिर सभी करोगे। बताओगे जल्दी से क्या करोगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इसमें इस अवस्था में जब प्याज के भाव बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा, क्या करना होगा, रिजर्व बैंक जो है वो क्या करेगा, साख नियंत्रण पद्धति अपनाएगा। क्या करेगा, चयनात्मक साख नियंत्रण पद्धति को अपनाएगा। ठीक है ना, जो भाई ये क्या कर रहा है, इसमें देखो 100 रुपये मैंने बैंक में जमा करवा दिए, है ना, बैंक को दे दिए, और बैंक वाला क्या करेगा, इसमें से 20 रुपये निकालेगा और 80 रुपये दूसरे को दे देगा। तो यह क्या करेगा, वो इस चीज़ को क्या करवा देगा, वो बंद करवा देगा। क्या करेगा, बंद, बोल बंद कर यार। ठीक है, क्या कर, बंद कर इस चीज़ को। तो बंद कर देगा तो लोगों को ऋण नहीं देगा, ऋण नहीं देगा तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा, सरकार द्वारा अधिकतम भंडारण सीमा निर्धारित कर दी जाएगी, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, और साला प्याज महंगी हो रही है तो हम क्या करें, भंडार कर लेते, फिर क्या होगा, थोड़ा सा रोक के उनको और बेच देंगे, और महंगी होगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, उस भंडारण जो कर रहे हैं उसकी सीमा कर देगी कि एक व्यक्ति के पास केवल 5 कुंटल से ज़्यादा का ही भंडार होना चाहिए, या एक व्यापारी के पास 100 कुंटल से ज़्यादा का ही भंडार होना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलने पर उसको जुर्माना होगा, ऐसा कर देगी। ब्याज के आयात पर, सॉरी ये ब्याज नहीं है, प्याज आएगा। ठीक है, प्याज के आयात पर शुल्क कम कर देगा। ठीक है ना, आयात से कहीं से प्याज आयात हो रही है तो उसको जो टैक्स लग रहा है ना, टैक्स एक्साइज जो ड्यूटी लगती है वहाँ पे, ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी लगती है वहाँ पे, उत्पाद शुल्क लगता है भाई, इस देश से भारत में आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। कम करे, टैक्स कम रहेगा
कम टैक्स लगेगा तो भाव भी कम हो जाएगा। निर्यात जो है, निर्यात जो किया जा रहा है उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, शुल्क बढ़ा दो। दूसरे देश में कहीं नहीं बेचते, अरे नहीं इसको नहीं, वहाँ पे बेचेंगे हम चीज़, ज़्यादा महंगी मिलेगी, बिकेगी, ऐसा नहीं होता है। तो निर्यात को क्या करते हैं, भाई तू बेच रहा है 2% टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, भाई तू दे दे 10%। तो अब क्या करेगा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर क्या करेगा, निर्यात को वो रोक देगा। निर्यात को रोकेगा तो क्या करेगा, देश में ही बेचेगा तो सस्ती हो जाएगी। तो इसलिए सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा अनुस्वर, ठीक है। एक प्याज वस्तु, प्याज जरूरी नहीं है, कोई भी वस्तु रख लो इसकी जगह। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है भाई, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति से देखो यहाँ पे परिभाषा दे दी गई है। अब क्या दे दी है, परिभाषा, डेफिनेशन दे दी गई है। मुद्रास्फीति से तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, ठीक है। या जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता, है ना, स्टेपल इत्यादि। दूसरा, मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है ना। कमी का संकेत है, यानी कि जब पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो लोगों की खरीदने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो खरीदने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखना। या फिर मुद्रास्फीति एक तिमाही में वस्तुओं और सेवाओं में औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है ना। तो बताइएगा इसमें से क्या होगा, मुद्रास्फीति क्या होती है। तो इसका मतलब मुद्रास्फीति आते हैं दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तु सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, यानी कि वृद्धि होगी तो इसका मतलब मुद्रास्फीति होगी। ये एक जो है हमारे पास वो तो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है, ऐसा नहीं है भाई। मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि लोगों में परचेजिंग जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। तो ये नहीं है भाई, दो नहीं है तो दो इस ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, कट गया है। मुद्रास्फीति एक तिमाही में, बिल्कुल 3 महीना 3 महीना 3 महीना और 3 महीना, हर 3 महीने के ऊपर मुद्रास्फीति को मापा जाता है, ध्यान रखना। वस्तु सेवा में औसत मूल्य परिवर्तन को मापते हैं, बिल्कुल भाई। इस 3 महीने में कितनी बढ़ी, इस 3 महीने में कितनी, इस 3 महीने में कितनी, इस 3 महीने में कितनी, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कितने, 4 क्वार्टर, 3-3 महीने के। तो उनमें जो परिवर्तन है ना, परिवर्तन को मापा जाता है भाई, इतना परिवर्तन आ रहा है इस तिमाही में। तो ये भी सही है, इसका मतलब दोनों 1 और 3 दोनों सही, हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का अधिकार किसके पास है भाई, मुद्रास्फीति को कौन मापता है भारत में, मुद्रास्फीति को मापने का अधिकार किसके पास है। सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बताइएगा जल्दी से, बताइए किसके पास होता है। मुद्रास्फीति कौन मापता है, मौद्रिक नीति कौन मापता है, कौन नीति कौन जारी करता है, आरबीआई करता है। तो ध्यान रखना इसका आंसर भी हमारे क्या आ जाएगा, आरबीआई जाएगा, आरबीआई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आरबीआई आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति को मापने के क्या कारण हैं, कारण क्या है भाई मापने के। मुद्रास्फीति की मांग, मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति मूल्य में जो वृद्धि होती है, या अवमूल्यन है, या बढ़ती मजदूरी है, ये उपरोक्त सभी है, ठीक है। बताइएगा मुद्रास्फीति को मापने के क्या कारण हैं, क्यों मापी जाती है, बताइएगा, ध्यान रखना इस चीज का। कारण बताइएगा, बढ़ती मजदूरी, या इसके कारण मापते हैं क्या, या मुद्रास्फीति की मांग के कारण, या मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति के कारण, या उपयोग सभी। तो ध्यान रखना मुद्रास्फीति को मापने के क्या कारण है, कारण की बात करें मापने के तो वो क्या है, अवमूल्यन है। यानी कि मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का मूल्य है वो क्या कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, अवमूल्यन कर दिया, यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है ना।
$1 की बजाय वो कब कितना, पहले $1 की बजाय के बराबर कितना होता था, 70 रुपये। अब $1 की बजाय क्या कर दिया है, 80 रुपये, यानी कि उसका अवमूल्यन कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, अवमूल्यन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, यह आ गया ना क्वेश्चन। मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, जिसको बोलते हैं WPI, WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI के आधार पर, या मूल्य सूचकांक के ऊपर, है ना, PI के आधार पर, या एक और दोनों के आधार पर, बताइएगा, जल्दी बताइएगा, बताइएगा भाई। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी बताओ भाई। तो देखो भाई इधर, मुद्रास्फीति को दोनों से मापा जाता है, इससे भी और इससे भी। 2014 तक की बात करेंगे, 2014 तक केवल केवल WPI से, किससे, WPI से, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापते थे। लेकिन 2014 के बाद से CPI से भी मापने लगे हैं। तो 2014 के बाद की अगर हम बात करेंगे, तो 2014 के बाद दोनों से, कहाँ से, किससे, दोनों से मापते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपका इस चीज़ का ध्यान रखना। 1942 से, ध्यान रखना, 1942 से ये शुरू की गई थी WPI से मापना, और इसका बेस ईयर्स है, ध्यान रखना, रखा गया था 1939, ठीक है। लेकिन अब जो है, ध्यान रखना, 2011-12 कर दिया गया था, और अब 2016-17 है भाई, ध्यान रखना, बेस प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बेस प्राइस, क्लियर हो गया। अब मुद्रास्फीति को मापने के 3 सूचक हैं। अगर पूछा जाए कि कितने सूचक हैं, सूचक, लेकिन एक अलग बात है कि भाई मापते 2 से ही हैं, लेकिन सूचक 3 है। सूचक कितने हैं, 3। और तीसरा कौन सा है, GDP डिफ्लेटर, डिफ्लेटर, ठीक है ना, जो नॉर्मल जो GDP होती है और वास्तविक जो GDP होती है, नॉमिनल, ठीक है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेटर मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो ये हमारा इस सेशन के क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, वो करवा दिए। अब जो भी बच्चा है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास पहुंचाइएगा, कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सभी को सहायता मिले। तो हम मिलते हैं अगली सीरीज में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।